गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल कल के लेक्चर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमने डिस्कस किया था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे हमने कल। आज तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कायरोस्कोपी, इसको सॉल्ट में बोलते हैं, क्रायोस्कोपी। अब देखिए, जैसे कोई सॉल्वेंट है, जैसे वाटर है, तो वाटर को जैसे हम कूल्ड ठंडा करते हैं तो एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिस पे वो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। फ्रीज वो जो पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट है टेम्परेचर का, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, या हिमांक या जमना कहते हैं उसको। तो किसी लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, किसी लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक प्रकार का टेम्परेचर है, एक प्रकार का टेम्परेचर है जिस पर द्रव का, जिस पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर उसकी ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है। जब वो सॉलिड स्टेट में आता है तो ठोस अवस्था के वाष्पदाब में आ जाता है, या वाष्पदाब के बराबर हो जाता है, वाष्पदाब के बराबर हो जाता है। तो ये वो पॉइंट कहलाता है लिक्विड का। जब उसका लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है और सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है उसके इक्वल हो जाएगा तो वहाँ पे वो जम जाएगा। जैसे वाटर है H2O, इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे लिक्विड, और इसको कूल्ड करेंगे ठंडा तो H2O क्या हो जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। फिर इसको गर्म करेंगे तो फिर लिक्विड में आ जाएगा। अच्छा, वाटर एक ऐसी स्टेट है, H2O गैस, इसको गर्म करेंगे तो लिक्विड में हो जाएगा। लिक्विड को गर्म करेंगे तो भी वेपर फेज में आ जाएगा। फिर तो गैस है, गैस को हम ठंडा करेंगे तो फिर वाटर में आ जाएगा, और वाटर को गर्म करेंगे तो वो गैस स्टेट में आ जाएगा, गर्म। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो तीनों फेज में पाया जाता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। तो मैं बात कर रहा हूँ कि लिक्विड से सॉलिड कब बनता है, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्वेंट। अच्छा, अब इसमें हमने, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो हमने कुछ ना कुछ से मिलाना है। तो मिलाने के बाद होता क्या इसमें, तो नॉन वोलेटाइल, जिसको मैं कहता हूँ अवाष्पशील विलेय, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है इसको बोलते हैं अवाष्पशील विलेय। ये उड़ता नहीं है और ये सॉलिड होता है हमेशा। तो जैसे मैंने नमक, चीनी या ग्लूकोज या यूरिया ये नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि ये लिक्विड तो है नहीं, ये सॉलिड स्टेट में है, तो इसलिए इनको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉलिड। इसको अगर इस सॉल्वेंट में मिलाया जाए तो मैंने तुम्हें बताया कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है मिलाने पे। कल दो प्रॉपर्टीज पे हमने डिस्कस किया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाने पे, और जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है क्योंकि ये सरफेस एरिया घेर लेते हैं नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो ये दो रीजन मैंने तुम्हें वहाँ क्लियर कर लिए थे। आज तीसरी प्रॉपर्टीज है फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन का मतलब कम हो जाता है, तो उसका फ्रीज का पॉइंट है वो कम हो जाएगा। जैसे जो ठंडे कंट्रीज होती है जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है,
जैसे अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो यहाँ जब रोड बंद हो जाती है तो मशीनें खोलने से पहले क्या होती है, इनके ऊपर बर्फ़ छिड़क देती, वो नमक छिड़क देती है। तो नमक छिड़कने के बाद क्या होता है, ये जमेंगे नहीं, तो जमेंगे नहीं तो आसानी से क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे और मशीन को बर्फ़ की सफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए नॉन वोलेटाइल सॉलिड हमेशा क्या करता है, किसी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है। तो माना लेट सपोज ये सॉल्वेंट है H2O और ये जमता है 0 डिग्री से नीचे पे। अब मैंने इसमें NaCl मिला दिया, तो सपोज पहले इसका था TF था इसका, या इसको ना टी डिग्री था, T डिग्री F, और NaCl मिलाने के बाद इसका जो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है वो था T डिग्री F। T डिग्री का मतलब ये होता है ये प्योर है, और TF का मतलब जब इसमें ये मिला रहे हैं, तो डिग्री नहीं, इसमें डिग्री नहीं आएगा, ये T डिग्री है ऊपर वाला जब प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट का हमेशा डिग्री से यूज़ करते हैं, और जब इसमें NaCl ऐड कर दिया और तब उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट हो TF है। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसको डेल्टा TF से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हो जाएगा TF, तो कम हो जाएगा T डिग्री F माइनस TF, ये डेल्टा TF बराबर इनिशियल माइनस फाइनल। जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट था उस सॉल्वेंट का प्योर का, उसमें से घट जाए क्योंकि ये कम है, ये ज़्यादा है, ये मिलाने के बाद कम हो जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, ये पहले आता था, TB पहले आता था और T डिग्री B बाद में आता था। तो इसका सीधा सीधा रीज़न है कि किसी लिक्विड का जो टेम्परेचर है उसका जो वेपर प्रेशर वो कम हो जाएगा, और जब वो ठोस के बराबर हो जाएगा, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है अगर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वहाँ पे वो जमने लग जाता है। अच्छा, इसके बाद है हम इसकी सहायता से सॉल्यूट का मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं। सॉल्यूट कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कल भी हमने इससे भी बात की थी, उन फॉर्मूले को मैं फिर से ले आऊँगा यहाँ पे। देखिए डेल्टा TF ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, क्योंकि सॉल्यूट है इस पर डिपेंड करता है। तो डेल्टा TF को हम खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा KF इंटू मोलेलिटी। अब मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। इसको यहाँ पे खोल दो, डेल्टा TF बराबर KF और मोलेलिटी बराबर होता है सॉल्यूट, WB से सॉल्यूट का वेट होता है MB, उसका मोलर मास इंटू सॉल्वेंट का वेट, तो 1000 बटे WA। अब जैसे वो कल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट था, सेम वही है, यहाँ पे F की जगह B आ गया है, वहाँ B था यहाँ F है, तो KF कहलाता है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, WB सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का मोलर मास, सॉल्वेंट का वेट, क्योंकि मोलिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के 1 ग्राम मोल डिजोल्व है, तो सॉल्यूट का 1 ग्राम मोल कहलाता है WB टू MB, 1000 ऊपर चला जाएगा, इसके नीचे आएगा W बटे 1000 तो ऊपर आ जाएगा, और W है सॉल्वेंट का वेट, डेल्टा TF है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, KF है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक फार्मूला है। अब देखो ये कल मैंने तुम्हें एक फार्मूला बताया था, डेल्टा TB बराबर यहाँ था KB, अब बाकी सेम था WB बटे MB इंटू 1000 बटे WE, ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और आज सेम आ गया डेल्टा TF बराबर KF WB सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास इंटू 1000 बटे सॉल्वेंट का वेट। तो दोनों फॉर्मूले सेम है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऊपर वाला और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF बराबर, तो दोनों फॉर्मूले सेम है। तो ये तुम्हें हेल्प करेंगे, एक फॉर्मूला याद करना है, जहाँ B है वहाँ F आ जाएगा,
और जो डेल्टा टी एफ है वो निकाला जाता है इनिशियल माइनस फाइनल, और डेल्टा टी बी हमने निकाला था फाइनल माइनस इनिशियल। जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वाटर में डिजोल्व करते हैं और फिर उसको उबालेंगे, उसको बॉयल करेंगे, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है और फ्रीजिंग में कम हो जाता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। अब इस पर एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं और फिर शाम को हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन है कि 1.00 ग्राम कोई इलेक्ट्रोलाइट है, कोई इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्यूट है, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब ये NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट। जनरली दो टाइप के होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखेंगे इसको। 100 ग्राम 1.00 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट है NaCl KCl, और इसको मैं 50 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व करूँगा। 50 ग्राम बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है, और ये है सॉल्यूट का मतलब बिलेई, जिसको मैं WB कहूँगा, और 50 ग्राम है WA। सॉल्वेंट को WA से, सॉल्वेंट का वेट है WA और सॉल्यूट का वेट है 1.00 ग्राम, तो WB बराबर 1.00 ग्राम। इलेक्ट्रोलाइट है, उसका कोई नहीं दे रखा है क्या है वो इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन सॉल्वेंट का नाम दे रखा है बेंजीन है, ठीक है। अच्छा, इसका मान दे रखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF का मान दे रखा है 0.40 केल्विन, और मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट का मान दे रखा है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये तो केल्विन होता है क्योंकि फ्रीजिंग वो निकालना पड़ता है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, और KF क्या होता है, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये इसका मान दे रखा है। तो हमें निकालना है सॉल्यूट का मोलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। तो गिवन दैट सब पता है हमें, सीधा फॉर्मूला है डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB बटे MB इंटू 1000 बटे WA। इस वाले फॉर्मूले को पहले लिखना है और तब उसके बाद मान रखते हैं, हमेशा पहले फॉर्मूला लिखा जाता है। तो हमें निकालना है MB, पहले मान रख लो, डेल्टा TF का मान है 0.40, KF का मान है 5.12, WB का मान है 1.00 ग्राम बटे WMB निकालना है इंटू 1000 बटे WA का मान है 50 ग्राम। तो MB निकालेंगे तो MB यहाँ आ जाएगा, सीधा सीधा MB आना जिसको नीचे ले जाएगा। तो 5.12 इंटू 1 को छोड़ो, 1000 बटे 0.40 इंटू 50, तो 50 से काट दो 20 बार, और 20 से ये काट दो 0.02, तो MB का मान आ जाएगा 5.12 है तो 512 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छके 12, 256 ग्राम पर मोल, ये MB का मान आ गया। तो सही आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। 1 ग्राम सॉल्यूट दे रखा है इलेक्ट्रोलाइट, और 50 ग्राम सॉल्वेंट बेंजीन में, उसको हमने डिजोल्व करना है। बेंजीन के मोलर मास से हमें इसमें कोई मतलब नहीं है। डेल्टा TF का मान दे रखा है 0.40 केल्विन, KF का मान दे रखा है, मोलर जो एलिवेशन डिप्रेशन कांस्टेंट है वो KF है जो 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। MB निकालना है तो एक फॉर्मूला रख के हम इसको निकाल देंगे। तो ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसको शाम को। अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, वो है परासरण। परासरण दाब है कॉलिगेटिव पर, लेकिन उससे पहले परासरण एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑस्मोसिस। अभी ऑस्मोसिस हुआ क्या, इससे पहले हमने एक और चीज़ पढ़नी है, विसरण, डिफ्यूजन। और लास्ट टॉपिक है इसका कॉलिगेटिव परासरण दाब, कैसे हम प्रेशर को नापेंगे, इसको मतलब पाई से डिनोट करते हैं। वैसे फिजिक्स में P होता है और केमिस्ट्री में परासरण दाब को पाई से डिनोट करते हैं।
परासरण ऑस्मोसिस, उससे पहले हम पहले विसरण को समझेंगे, डिफ्यूजन। देखो एक कमरे के कोने पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कमरे के कोने पे जैसे हम अगरबत्तियों को जलाएंगे तो यहाँ पे स्मोक की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, अधिक सांद्र है, बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। ठीक है, जैसे हम खेत में जलाते हैं, कोई कूड़ा जलाते हैं तो वहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, और वो जब डिफ्यूज होगा, फैलेगा, तो वो कहलाता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये वाला। तो ये जो फिनोमिना है कि जब सॉल्वेंट क्या होता है, इस टाइप से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, मतलब जैसे कोई मॉलिक्यूल है, इस स्मोक में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो या तो मॉलिक्यूल होंगे या आयंस होंगे, तो उनकी वो हाई कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर एक प्रकार की मूवमेंट दिखाते हैं, मोशन दिखाते हैं। तो वो मोशन जो फिनोमिना वो कहलाती है डिफ्यूजन। अब ये किसी सॉल्वेंट में हो सकता है, सॉल्यूशन का हो सकता है। तो जनरली हम बात करते हैं किसी अणु, किसी मॉलिक्यूल या आयंस की। तो मॉलिक्यूल से आयंस जब क्या होते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं, तो इस टाइप की घटना, इस टाइप की फिनोमिना क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है। अब ठीक इसी पे बेस्ड है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हुआ क्या, देखो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है, जैसे अंगूर है, और ये है यहाँ पे शुगर वाटर C12H22O11। मैंने यहाँ पे शुगर वाटर ले रखा है, और शुगर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन, और इसमें एक अंगूर डाल दिया। कुछ दिनों तक हम देखते हैं कि अंगूर क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसका मतलब जो अंगूर है उसके अंदर का सारा लिक्विड इस जो ये ज़्यादा कंसंट्रेशन है इसकी ओर आ जाएगा। ये जो अंगूर बना रखा है मैंने, ये इसको बोलते हैं सेमी परमेबल अर्ध पारगम्य झिल्ली। एक प्रकार की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स है। अंगूर के बाहर की एक छिलका होता है, उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। तो अंगूर से किशमिश इसी तरीके से बना जाता है। उनको क्या किया जाता है, हाई कंसंट्रेशन वाले शुगर सॉल्यूशन में रखा जाता है। तो यहाँ कंसंट्रेशन कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ की ओर क्या हो जाएगी, एक मूवमेंट हो जाएगा। मतलब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन की ओर एक मूवमेंट होगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यहाँ अलग होता है। और डिफ्यूजन में उल्टा था, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो एक दूसरे के उल्टे हैं ये। ऑस्मोसिस में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन क्या होता है, मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल या आयंस, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, इसी तरीके से नमक के विलयन में जब हम अंडा डालते हैं, तो नमक के विलयन में जब अंडा डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाएगा वो। और इसी तरीके से केवल प्लेन पानी में अगर हम अंडा डालेंगे तो अंडा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। दो प्रोसेस है, नमक के विलयन में डाला हुआ अंडा और केवल प्लेन पानी में डाला हुआ अंडा। तो नमक के विलयन में जो अंडा डाला हुआ है वहाँ क्या हो जाएगा, वो अंडा सिकुड़ जाएगा, और जो प्लेन पानी में रखा हुआ अंडा है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो ये जो फिनोमिना है ये कहलाती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जो विलायक के अणु हैं उनका सेमी परमेबल, अब इसमें एक कंडीशन आती है, सेमी परमेबल, सेमी SCMIPEPRMEABLE
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन। अब यही वो प्रोसेस है जिसमें ये काम आता है। अब ये होता है क्या, देखो जैसे अंगूर का छिलका है, तो अंगूर का छिलका एक प्रकार का सेमी परमेबल है, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। तो इसके थ्रू क्या होता है, जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट से विलयन की ओर, ये प्योर सॉल्वेंट अंदर अकेला है, और यहाँ से सारा सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं या आयंस हैं, वो जो चीनी का विलयन है, हायर कंसंट्रेशन चीनी का सॉल्यूशन, उसके यहाँ से सारा सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं सारे बाहर आ जाएंगे थ्रू SPM। तो चीनी का जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन है और अंदर की कंसंट्रेशन कम है, लो है और हायर है, हायर कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये कहलाएगा ऑस्मोसिस फिनोमिना। तो जो डिफिनेशन इसकी ये है कि अगर कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है और वहाँ से कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर एक स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा है, स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। अब इसको मैं और अच्छे से मैं समझाता हूँ। जैसे देखो, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स है ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये फिनोमिना होगी। जैसे देखिए, ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है प्राकृतिक नेचुरल, प्राकृतिक SPM अर्धपारगम्य झिल्ली हिंदी में, और दूसरी है कृत्रिम, कृत्रिम या रासायनिक, केमिकली बनाया जाता है उसको, रासायनिक SPM। तो ये होता है कॉपर फेरोसाइनेट, कॉपर फेरोसाइनेट की नेचुरल बनाई जाती है, और जो प्राकृतिक है वो है बकरे के आमाशय का, गोट, जो गोट ब्लेडर होता है, बकरे का आमाशय या अंडे की झिल्ली या अंगूर की झिल्ली। अंडे की झिल्ली भी एक प्रकार की नेचुरल है, अंडे की झिल्ली। अब बहुत सारे हैं, जैसे जैसे सूखे मटर हैं, सूखे किशमिश हैं, उनको अगर हम पानी में डाल दें, क्योंकि अंदर की कंसंट्रेशन तो क्या है, बहुत कम है, और पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि अंदर लिक्विड बिल्कुल नहीं है। सूखे मटर और जो सूखे किशमिश होते हैं उसके अंदर बिल्कुल भी क्या नहीं होते हैं, कंसंट्रेशन कम होती है, तो वहाँ पानी क्या होता है, अंदर प्रवेश कर जाता है, क्योंकि अंदर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और पानी की कंसंट्रेशन बहुत कम है। सूखे मटर और सूखे किशमिश होते हैं, उनके अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो बिल्कुल कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, और बाहर अगर बाहर की जो पानी है वो इसलिए क्या होती है, SPM के थ्रू अंदर चला जाता है और उस किशमिश को फुला देता है, और मटर क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो ये एक प्रकार की फिनोमेना है जिसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। फिर अड्डा वालों ने तो बता दिया है। तो सेमी परमेबल दो टाइप की होती हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में बकरे का आमाशय, गॉड ब्लेडर, अंडे की झिल्ली, और कॉपर फेरोसाइनेट, ये एक प्रकार की झिल्ली होती है। अच्छा, जो ऑस्मोसिस है और जो डिफ्यूजन है, इनमें एक डिफरेंस आता है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ दोनों में डिफरेंस। यहाँ पे लिखो परासरण, और दूसरा हो जाएगा विसरण। अंतर का बिंदु, डिफरेंस पॉइंट, अंतर का बिंदु को बोलते हैं डिफरेंस पॉइंट, जिसके बेस पे इन दोनों में हम बताएंगे। ये ऑस्मोसिस, ये डिफ्यूजन। सबसे पहले SPM अर्धपारगम्य झिल्ली, पहला पॉइंट है अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। इसमें ज़रूरत है, बिना इसके, इसमें आवश्यकता है इसकी, बिना इसके ऑस्मोसिस नहीं होगा, इसमें क्या ज़रूरत नहीं है। जो धुआं है अगरबत्ती का, उसके लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती, उसको तुम बंद अलमारी में भी रख दो, इसको तुम बंद अलमारी में जला दो अगरबत्ती, तो पूरे कमरे में फैल जाएगी वो। दूसरा जो सेकंड है, इसमें केवल